सो हेलो हाय, क्या हाल चाल एवरीवन। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। सो आप में से काफी सारे बच्चों के लगातार क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया कैसे लिखना है एक बेस्ट आंसर एसएसटी के अंदर। तो देखो, तुम सब लोग जानते हो कि जब बात आती है तुम्हारे एसएसटी की पेपर की, तो सिर्फ एमसीक्यूज जो है वो 20 मार्क्स के हैं। उसके अलावा जो 55 मार्क्स का हमारा पोर्शन है वो सीधा सीधा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है, जिसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि कैसे एक बेस्ट आंसर तुम लिखोगे ताकि तुम्हारे पूरे नंबर आए, एक भी मार्क्स तुम्हारा यहां पर ना कटे। 5 स्टेप्स मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं आंसर लिखने से पहले, और अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो गारंटी यू कि भैया बिल्कुल भी मार्क्स आंसर राइटिंग में नहीं कटेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें कि भैया करना क्या है, तो हर कोई बता देता है कि ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स। अरे तो सबको पता है कि पॉइंट्स में लिखना है, बट पॉइंट्स में लिखना क्या है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। तो देखिए क्या है कि जो सबसे पहला स्टेप तुम लोगों को ध्यान में रखना है, दैट इज ब्रेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है उसे तोड़ दो पकड़ करके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर देखें तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाई इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब इस क्वेश्चन को तुमने क्या करना है, तोड़ देना है पूरा, कि कहना क्या चाहते हो और आंसर को साथ साथ माइंड के अंदर प्लान कर लेना है। अगर इस क्वेश्चन को तुम देखो तो ये पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में और कह रहा है कि ये देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ये बैकबोन कैसा है। तो मतलब क्या कि इस क्वेश्चन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है तुम्हारे से। तो तुमने क्या करा, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से तोड़ दिया, माइंड के अंदर अपने एक आंसर प्लान कर लिया कि भैया मैं क्या करने वाला हूं, मैं जो हूं यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस लिखने वाला हूं। एग्जांपल लेकर के चलें कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन आया। अब 5 नंबर में सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले जो है यहां पर फोकस करोगे किसके ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर। यानी कि तुमने करना क्या है कि अपने आंसर शीट का लास्ट पेज या कहें क्वेश्चन पेपर के अंदर जो रफ एरिया मिलता है वहां पर तुमने कीवर्ड्स लिख लेने हैं कि भैया 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या लिखने वाला हूं। तो तुम क्या करोगे, तुम यहां पर जो सबसे पहले तुम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिफाइन कर दोगे। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिफाइन करने के बाद तुम्हें पता है कि मुझे उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो इंपॉर्टेंस में क्या है, कीवर्ड्स लिखने हैं। क्या है कीवर्ड्स, जॉब्स आएंगी, इंप्लॉयमेंट आएंगी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर बूस्ट करेगा, एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा, रीजनल डिस्पैरिटीज कम होंगी, फॉरेन रिजर्व्स देश के अंदर आएंगे, कंट्री की प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो तुमने क्या करा, तुमने एक तरीके से सबसे पहले जो है क्वेश्चन को यहां पर ब्रेक कर लिया, आंसर को प्लान कर लिया। जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर था उसका लास्ट में जो रफ एरिया था वहां पर तुमने क्या करा, कीवर्ड्स लिख लिए कि मुझे इस आंसर को ऐसे लिखना है, और इन कीवर्ड्स पर फोकस करते हुए तुमने आंसर लिखा और तुम्हें 5 नंबर जो है यहां पर क्या है, पूरे मिल गए। तो सबसे पहले सिंपली ब्रेक द क्वेश्चन, प्लान द आंसर एंड फोकस ऑन द कीवर्ड्स। अब यह करने के बाद बारी आती है कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें डिफरेंशिएशन के बारे में पूछता है कि भैया डिफरेंशिएट करो। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो पूछ लिया, हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे था भैया बता। तो तुमने क्या करना है, तुमने कुछ इस तरीके से टेबल बना देना है। आंसर जब लिखोगे तो आंसर के अंदर तुमने क्या करा, टेबल बना दिया, ये टैबुलर फॉर्म क्रिएट कर दी। अब इस टेबल के अंदर तुमने क्या करा, एक तरफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दूसरी तरफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिख दिया। उनके जो भी पॉइंट्स हैं तुमने यहां पर मेंशन कर दिए। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी यहां पर पॉइंट्स मेंशन करो तो आपको पैरेलली चलना है। फॉर एग्जांपल आप बता रहे हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ, तो आपने लिख दिया कि भैया स्टार्टेड इन 1921 में शुरू हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पूछा तो तुमने यहां पे यही लिखना है कि स्टार्टेड इन विच ईयर, स्टार्टेड इन 1930। तो हमेशा जो यहां लिखो उसी का पैरेलल यहां लेकर के चलो। तुमने यहां पर लिखा कि डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, डिमांड फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्वराज तुमने लिख दिया, यहां तुमने लिख दिया कि भैया डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। तो इस तरीके से जो है क्या है, आंसर को पैरेलली लेकर के चलोगे। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि तुम्हारे सेम पॉइंट्स आएंगे, कोई भी पॉइंट यहां पर मिस नहीं होगा। तुम्हें पता होगा कि यहां ये लिख दिया, इसमें ये लिख दिया, अब अगले पर चलता हूं। और जो कॉपी चेक करने वाला इवैल्यूएटर होगा उसके लिए भी आसान रहेगा कि अच्छा पता है बालक को सब चीज।
तो हमेशा डिफरेंशिएट क्वेश्चंस को इस तरीके से पॉइंट्स टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखो ताकि चीजें जो है क्लियर हो जाएं साथ के साथ। इसके अलावा जो फोकस तुम्हें करना है अलग चीज पर वो है ऑलवेज हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आंसर के अंदर जो भी पॉइंट्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट है उन्हें हाईलाइट करते चलो। सर कैसे, क्या करना है, कैसे करें, हाईलाइटर लेकर के जाएं क्या? नहीं भाई, ये गलती ना करियो। क्या करना है कि क्वेश्चन है What is romanticism? How it played an important role in developing the sense of nationalism among the people of Europe in the 19th century? क्वेश्चन देर से पूछ लिया। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स आपको गिवन है। पहले पार्ट में वो तुम्हारे से पूछ रहा है कि भैया रोमांटिसिज्म क्या है बता, और दूसरे में पूछ रहा है कि कैसे इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा क्या करने में, लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को डेवलप करने में। तो तुम क्या करोगे? तुम कुछ इस तरीके से बढ़िया सा आंसर लिखोगे। तुम सबसे पहले जो है रोमांटिसिज्म को डिफाइन करोगे कि रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच sought to develop a particular form of national sentiments among the people of Europe. It generally criticized the glorification of science and reason and focused instead on emotions, intuitions and the mystical feelings. फिर उसके बाद तुमने पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए कि भैया इट वाज एन एफर्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एंड द कॉमन कल्चरल पास्ट. It laid emphasis on the vernacular languages and the collection of the local folklore to recover an ancient national spirit and also to spread nationalist message among the masses. तो तुमने सब पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए। अब इनको तुमने हाईलाइट करना है यहां पर ताकि जो इवैल्यूएटर है उसको समझ आ जाए कि अच्छा ये कहना चाहता है, ये साफ साफ लिखा है सामने। तो तुमने क्या करा? सबसे पहले रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट है, तुमने उसको हाईलाइट कर दिया, लाइन खींच दी नीचे सिंपल सी। देन उसमें क्या हुआ? क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन, तुमने ये लाइन खींच दी। देन इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग पर ध्यान दिया, उसके नीचे लाइन खींच दी। फिर सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज बनाने का काम कर रहा था, उसके नीचे लाइन खींच दी। फिर एम्फेसाइज ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज कलेक्टिव लोकल फॉकलोर, उसके नीचे लाइन खींच दी। नेशनलिस्ट मैसेज अमंग द मासेस, उसके नीचे लाइन खींच दी। कौन कौन इंपॉर्टेंट थे? जोहान गॉटफ्रेड जर्मन रीजन में, उसके पीछे लाइन खींच दी। फॉक सॉन्ग, फॉक पोएट्री पर ध्यान दिया, उनके नीचे लाइन खींच दी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क करते चलो, लाइन खींचते चलो उनके ऊपर, ताकि क्या है इवैल्यूएटर के लिए आसान हो कि अच्छा ये कहना चाहता है ये। तो इन चीजों का तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर रखोगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और लास्ट पॉइंट जो यहां पर हमें देखने को मिलता है दैट इज ऑलवेज राइट द बेस्ट पॉइंट्स फर्स्ट। जो सबसे बेस्ट आता है उस आंसर के बारे में सबसे पहले वो लिखो। कई बार ऐसा होता है कि भैया हमारे सामने जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब इस 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें एक डेफिनेशन लिखनी है फॉर एग्जांपल, और डेफिनेशन के साथ साथ हमें क्या करने हैं? 5 पॉइंट्स उसके लिखने हैं। अब क्या है कि डेफिनेशन तो लिख दी सर जी, जब 5 पॉइंट लिखने की बारी आई तो याद हमें 3 ही है, तो 3 में जो सबसे पहले याद है, बढ़िया तरीके से याद है, उसको सबसे ऊपर लिखो, और उसके बाद 2 पॉइंट और लिखो। चौथा पॉइंट रिपीट भी कर सकते हो, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, ट्विस्ट दे करके उसे। तो इस तरीके से आंसर लिखो। हमेशा अपने बेस्ट पॉइंट्स को पहले लिखो, और लास्ट में अगर रिपीट करना भी चाहो तो कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि लैंग्वेज अलग हो, तरीका अलग हो। कहना है पर प्यार से कहना है। तो इन सब चीजों को तुम अगर ध्यान में लेकर के चलोगे, इस तरीके से आंसर को लिखोगे, तो मैं गारंटी करता हूं कि एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा। अब देखो बात आती है कि सर बेस्ट आंसर्स लिखने के आपने तरीके तो बता दिए, पर किन चीजों को ध्यान में रखना है ये भी बताओ। सो थिंग्स टू रिमेंबर, सबसे पहले रीड एनसीईआरटी बुक्स थॉरली। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर वन शॉट देख लिया है, नोट्स जो है आप दे दो, आपके पढ़ लिए हैं, काम हो जाएगा? नहीं होगा। एनसीईआरटी तेरे को पढ़नी पड़ेगी भाई। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर के अंदर लिखना कैसे है, किस तरीके से लैंग्वेज होनी चाहिए, वो समझ नहीं आएगी। सो रीड एनसीईआरटी बुक्स थॉरली। साथ ही साथ क्या करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको एनालाइज करो, उनको सॉल्व करो। टॉपर्स की आंसर कॉपीज को एक बार देखो। चाहते हो कि मैं टॉपर्स की आंसर कॉपी तुम्हारे लिए लेकर के आऊं, एनालाइज करूं, तुम्हें बताऊं, तो कमेंट्स के अंदर बताओ मुझे। एंड देन एटलीस्ट एग्जाम से पहले 2 से 3 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करो। अगर ये सब चीजें तुमने कर ली तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे 95+ मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।